हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज एजुकेशन निकेतन चैनल आपके साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा पदाधिकारी की जो परीक्षा यूपीपीसीएस के द्वारा आयोजित की गई है उसका हल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित है। मैं जो आपके साथ प्रश्न पत्र साझा कर रहा हूँ उसकी सीरीज सी है। ये वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि आगामी यूपीपीसीएस आरओ 2016 और यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को एक अच्छे तरीके से अवलोकन कर लें। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। सिंपल फार्मूला होता है, आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे 93.333 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा, यानी कि पहला का आंसर है ए। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधान दिए गए हैं और सूची 2 में उन अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा है। उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18 में है, यानी ए का 3। इसके बाद शिक्षा का अधिकार 21 ए में है, यानी डी का 2, और जब 2 ही आप मिलाएंगे तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली को पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, यानी कि 1, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। इसका सही उत्तर होगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों, यानी कि 4th का राइट आंसर है सी। 5th है, एक रीजनिंग है कि यदि सभी समाज सुधारक मानववादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। 6th क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रश्न पूछने का ट्रेंड है जिसमें मिलान कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के प्रति आदर बढ़ाना, इसके बाद है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य की लोक सेवकों एवं न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। तो जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो 3 में दिया गया है, यानी कि डी का 3, और जो ही आप डी का 3 चयन कर लेते हैं तो आपका सही उत्तर होता है बी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पद चिन्ह का स्थान लेगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल सिंपल सा है, रीजनिंग है। इसका सही उत्तर होगा 28, यानी 28। नेक्स्ट है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई के साथ संबंध आपको बताना है। तो डी का ई के साथ संबंध जो है वो बहु का संबंध होगा, यानी कि 8 का सही उत्तर है बी। फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि दिसंबर को किसी एक कोड में लिखा जाता है, तो उसी तरीके से जो नया कोड दिया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, नवंबर। इसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा 12, यानी 10 का ए। लेकिन एक बार आप इसे भी चेक कर लेंगे, अगर आपको कोई दूसरे लॉजिक से कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग
जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, उसका मुख्य विषय क्या था? तो उसका मुख्य विषय है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो इसका नाम है कोनोरू हम्पी, यानी कि 12 का सही उत्तर होगा ए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल में ही जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा प्रथम स्थान पर राज्य रहा है? इसका सही उत्तर है केरला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही मिलान वाले क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है, अगर आपको एक भी याद है कि कुंडम कुलम आणविक ऊर्जा है, यानी कि सी का आप 1 मिला लेते हैं और उसमें मात्र एक ऑप्शन है डी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोयला को प्रोडक्शन को लेकर है। असर्शन में दिया गया है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयलों का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। दूसरा है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। ये दोनों ही यह स्टेटमेंट अगर अलग अलग देखा जाए तो करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको सूची 1 का सूची 2 से। इस तरह के प्रश्न पूछने का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको एकमात्र पता है कि जारवा अंडमान निकोबार में मिलता है, तो इसी से आपका आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आपको सूची 1 में जैव आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में भारत के राज्य दिए गए हैं। अब बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए कि मानस असम में है, नौकरेक मेघालय में है, सिम्पलीपार उड़ीसा में है और अगस्त्यामलाई केरल में है। इसका राइट आंसर होगा सी। 20 का सही उत्तर है सी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एक बार आप इसे चेक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? इसका सही उत्तर होगा सी। शरीर की सतह से अस्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, यानी इसका जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, यानी इसका सही उत्तर होगा सी। ए और बी दोनों। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी सही नहीं है? इसका उत्तर होगा यह कुछ अम्लीय होता है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? इसका सही उत्तर है डायबिटीज, मधुमेह।
यानी कि 26 का राइट आंसर है सी। 27 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका जो 2 स्टेटमेंट है, आयकर अदा करना, इसको छोड़कर 1, 3 और 4, यानी कि सही उत्तर है 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है। भारत कथन है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा इसका रीजन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। यह स्टेटमेंट राइट है, यानी कि एक स्टेटमेंट गलत है, रीजन राइट है, तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित समितियों का क्रम आपको मिलाना है। सबसे पहले आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति आई थी, यानी कि सबसे पहले होगा BR मेहता 3। तो इस अनुसार से आप जब देखोगे तो इसमें से मात्र एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सी। इसके बाद हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 12, क्योंकि भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया। भाग 10 जो है आपको अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसके से संबंधित है, इसमें मात्र 1 या 2 आर्टिकल हैं। तो आपका सही उत्तर होगा 30 का सी। अभी इस वीडियो में हमने आपके साथ 30 प्रश्नों के उत्तर साझा किए हैं। बाकी यानी कि जो 90 प्रश्न बचे हैं उसके उत्तर कुंजी मैं अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप प्रश्न देखना चाहते तो मैं प्रश्न आपको पूरा दिखला देता हूं। इस बार अगर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल का कहा जा सकता है। सिंपल से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न कठिन हैं। आप देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था को क्यों कहा जाता है। इसके बाद अब ये भी बहुत बेसिक इकोनॉमी पे आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अगर नमक पे अगर आप लेने जा रहे हो टाटा का, तो आपको जितना कर देना होगा उतने ही, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लें तो अंबानी को भी देना होगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि जिनकी आमदनी कम होती है उन्हें बिल्कुल कर नहीं देना होता है, जिनकी उनसे अधिक आमदनी होती है उन्हें कुछ कर देना होता है, और जिनकी आमदनी एक सीमा से अधिक होती है उन पर कुछ स्पेशल टैक्स भी लगाए जाते हैं, सरचार्ज भी लगाए जाते हैं। उसी तरीके से फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत कब बन जाएगा। 15वें वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्न रिपीटेड भी पूछे गए हैं। कम से कम इतिहास में 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि रिपीटेशन हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और अब चाहते हैं कि आप दूसरा वीडियो भी हम इसका 31 से लेकर 120 तक अपलोड करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।